नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। ठंड के बीच बारिश, दिल्ली एनसीआर में चल रही हैं तेज हवाएं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं चल रही हैं और इसी बीच बारिश भी लगातार देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बसंत पंचमी की सुबह आज यानी कि दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और बारिश की वजह से तापमान भी लुढ़क गया है और ठंड बढ़ गई है। बारिश के साथ बह रही ठंडी हवाओं ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। दिल्ली में बारिश को लेकर पहले ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज शाम तक राजधानी में बारिश हो सकती है और लेकिन सुबह सुबह ही बारिश ने दिल्ली, नोएडा में दस्तक दे दी है। बारिश की वजह से आने वाले 2-3 दिन गलन और ठंडी महसूस होने वाली है। आईएमडी ने आज सुबह से दोपहर तक हल्की बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। दिल्ली और नोएडा में सुबह सुबह बारिश होने से ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर जो तैयारियां की गई थी, बारिश होने की वजह से वो व्यवस्था भी खराब हो गई है। बारिश होने से दिल्ली की सड़कों पर पानी भी भर गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में लगातार तेज हवाएं चल रही है, जिस वजह से ठंड जो है वो अब बढ़ गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ठंड के बीच अब जो है वो लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर जो तैयारियां की गई थी वो बारिश की वजह से कहीं ना कहीं खराब होती नजर आ रही है। हालांकि जो सुबह सुबह लोग ऑफिस जाते हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और ठंड की वजह से बारिश ने लोगों का जनजीवन जो है वो बुरी तरह से व्यस्त कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और ठंड के बीच बारिश ने गलन और भी बढ़ा दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और इसी बीच बारिश ने ठंड और गलन और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। गणतंत्र दिवस को लेकर भी जो तैयारियां चल रही थी, बारिश की वजह से कहीं ना कहीं ये व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से खराब नज़र आ रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है, कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए लोग जो हैं सुबह बारिश को देखते हुए ऑफिस जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से ठंड जो है अब बढ़ गई है, गलन बढ़ गई है। ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर के आसपास के कई इलाकों में लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है और इसी बीच कई राज्यों में ओले भी पड़ने की खबर सामने आ रही है। उत्तर भारत में ठंड कम होने के बाद अब फिर एक बार मौसम बदल गया है और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 9 राज्यों में बारिश और तूफान की संभावना जताई है और इस दौरान 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की गई है। इसके अलावा उत्तर भारत के 17 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में यूपी में आज बसंत पंचमी की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद से बादलों ने भी अब अपना रुख बदल दिया है। लगातार बारिश हो रही है। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तूफान और भारी बारिश की संभावना जताई है और इस दौरान 40 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने
कहा है कि 23 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ ही बर्फबारी भी होगी। और वहीं दिल्ली एनसीआर में लगातार तेज बारिश हो रही है। कई इलाकों में लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है और हमारे संवाददाता अजित जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हालात है इस समय। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। अजित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी देखिए, बिल्कुल। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी अजित जी, बताइए। आप बाहर हैं इस समय, ऐसे में जी देखिए, बिल्कुल जी बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं कि किस तरीके से मौसम ने सुबह से ही जो करवट है वो बदल ली है। और उसके बाद आपको बता दें कि बारिश का जो दौर है वो चालू हो चुका है और इसको लेकर एक्यूआई भी थोड़ा एक्यूआई में भी जो खासा फर्क है वो दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि 300 के पार अभी भी एक्यूआई बनी हुई है। बारिश सुबह से ही लगातार हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर जो वाहनों की रफ्तार है वो थमती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सुबह से ही जो मौसम ने जो करवट बदली है, जिसके कारण लगातार बारिश जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, जिसके कारण आमजन को भी काफी ज्यादा प्रभावित होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सड़कों पर वाहन जो है वो रेंग रेंग के चल रहे हैं और तमाम ऐसे ऐसे पॉइंट है गाजियाबाद के जहां पर जाम की स्थिति बन चुकी है। हालांकि गाजियाबाद की जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी हमने सुबह तस्वीरों में जब देखा तो वहां पर मुस्तैदी से खड़े हुए और जाम खुलवाते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल गाजियाबाद में बारिश ने जो करवट बदली है, इससे ठंड का जो प्रकोप है, हालांकि पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो 2 दिन पहले का जो मौसम का जो मिजाज था वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गर्मी का जो असर है वो देखा जा रहा था, क्योंकि धूप जो है वो खिल के हो रही थी और जिसके कारण काफी गर्मी का भी एहसास हो रहा था। मगर वहीं मौसम ने जब करवट बदली तो उसके बाद अब ये स्थिति जो है वो देखने को मिल रहा है कि बारिश जो है दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के साथ सुबह की जो अपडेट है कि मौसम जो ये मौसम बना है कितने दिन और बना रहेगा और लोगों को कब तक इस आफत से राहत मिलेगी? जी देखिए, साफ तौर पर जाहिर है कि मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया था कि बारिश का जो दौर है वो शुरू होने वाला है और कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया था। और उसके बाद अब दोबारा से ये स्थिति देखी जा रही है कि बारिश जो है वो अब नजर आ रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही शीतलहर की वजह से स्कूलों की भी छुट्टी थी और अभी जो स्थिति बनी हुई है दोबारा से ठंड का जो प्रकोप है वो दोबारा से देखने को मिलेगा। मगर बारिश की अगर बात करें तो ये कुछ दिनों तक बारिश के आसार जो है वो मौसम विभाग ने जताए थे, जिस कारण आज ये बारिश का सुबह से ही बारिश का जो दौर है वो दिखाई दे रहा है। इससे कहीं ना कहीं स्कूली बच्चे और सुबह रोजमर्रा के जो ड्यूटी जाने वाले लोग हैं उनको भी काफी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल अजीत, कुछ ही दिनों के बाद गणतंत्र दिवस है, उसको लेकर भी तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश ने सारी व्यवस्थाओं को खराब कर दिया है। अजीत जी बिल्कुल, इससे साफ तौर पे जाहिर है कि अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं इसका भी खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि 26 जनवरी की जो परेड है उसकी पूरी तैयारियां चल रही है, फुल रिहर्सल जो है वो लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में भी अगर बात करें तो गाजियाबाद के पुलिस लाइन में भी परेड देखने को मिलता है और तरह तरह के वहां पर प्रोग्राम जो है वो किए जाते हैं। मगर बारिश की जिस तरीके से बारिश की जो संभावना है आज और पूरे कई 2-3 दिनों तक बारिश की जो आसार है वो दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी वजह से काफी जो प्रोग्राम है परेड जैसे 26 जनवरी को लेकर के जगह जगह प्रोग्राम होते हैं, इन पर काफी खासा असर देखने को मिल सकता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अजीत जी। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है। वहीं दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर भी जो तैयारियां की गई थी, बारिश की वजह से वो व्यवस्था जो है वो खराब हो गई है और बारिश होने से दिल्ली की सड़कों पर भी पूरी तरह से पानी भर गया है।
तो वहीं दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर में एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश की कई पर्वतीय हिस्सों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। और इसी बीच पुंछ में 80 और अनंतनाग में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं से जनजीवन जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कठुआ में भी तेज हवाएं चली हैं और जम्मू में कई जगहों पर पेड़ और खंभे और बिजली के तारे गिर गए हैं। अचानक बदलाव से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। लोगों को कमजोर ढांचों और बिजली के खंभों के पास आवाजाही ना करने की सलाह दी गई है। वहीं मौसम के मिजाज को देखते हुए पुंछ में आगामी 28 जनवरी तक स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के लगभग हिस्सों में जो बारिश और बर्फबारी होगी, लेकिन कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी और उसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने के साथ ही तेज हवाएं चलेंगी और संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने के खतरे भी रहेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो हैं वो केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दक्षिण भारत दौरा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज केरल और तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे और ऐसे में केरल में कई परियोजनाओं की वो सौगात भी देंगे। तमिलनाडु में करेंगे चुनावी शंखनाद। बड़ी जानकारी की इस दौरे को लेकर तमिलनाडु में चुनावी शंखनाद का आगाज कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत दौरा है। ऐसे में बीजेपी जो है वो दक्षिण भारत को फतेह करने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले पीएम मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में 4 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। और इसके बाद से पीएम मोदी जो है वो तिरुवनंतपुरम से चेन्नई पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए मथुरंतकम जाएंगे और वहां पर दोपहर 3 बजे रैली को संबोधित करेंगे और शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तमिलनाडु के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी जो है पीयूष गोयल ने सहयोगी दलों के साथ बैठक कर एकजुटता सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा है कि ये जो दावा किया गया है वो आगामी अप्रैल में राज्य में आईएमडीएमके के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन सत्ता में आएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को तमिलनाडु में चुनावी शंखनाद से पहले केरल का दौरा करेंगे और इस दौरान वो 4 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए वो 3 अमृत भारत एक्सप्रेस सहित 4 सेवाएं शुरू करेंगे और ये ट्रेनें केरल के तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जोड़ेगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दक्षिण भारत दौरा है। ऐसे में आने वाले चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद ही खास होने जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव को लेकर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी शंखनाद है। तो वहीं 26 जनवरी से पहले दिल्ली में अशांति फैलाने की कथित साजिश रचने वालों के आरोपों पर 26 जनवरी पर दिल्ली में गड़बड़ी की धमकी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बड़ी जानकारी दे दे कि गणतंत्र दिवस से पहले पोस्टर लगवाने का दावा जो है वो झूठा है और ऐसे में 26 जनवरी पर दिल्ली में गड़बड़ी की धमकी दी गई थी, जिसके बाद से अब खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरुवंत पंत सिंह पन्नू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया है। और ये कार्रवाई पन्नू द्वारा सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो के बाद की हुई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनसे अपने स्लीपर सेल के माध्यम से दिल्ली के रोहिणी और डाबरी इलाके में खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगाए गए हैं और स्पेशल सेल ने पन्नू के खिलाफ भारतीय नागरिक संहिता के तहत कई मामलों में प्राथमिकता दर्ज की थी। और ये कदम दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह से पहले किसी भी प्रकार की अशांति को रोकने के लिए उठाया गया है। पुलिस के अनुसार पन्नू ने एक वीडियो जारी कर ये दावा किया था कि उनके संगठन के सदस्यों ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में खालिस्तान के समर्थक में पोस्टर लगाए थे और ऐसे में स्पेशल सेल द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में रोहिणी और डाबरी इलाकों में ऐसे कोई भी पोस्टर बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है ताकि पन्नू की गतिविधियों और उनके नेटवर्क का पता लगाया जा सके। तो वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को फोन किया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को फोन किया है। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को फोन की और बात की।
द्विपक्षीय मुद्दों पर ये बात हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बदलाव वैश्विक समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के बीच गुरुवार को फोन पर बातचीत हुई है। ऐसे में इस बातचीत में दोनों नेताओं ने साझा चुनौतियों को एक दूसरे से बात की है, चर्चाएं की है और अपने देशों की भूमिका पर भी चर्चा की गई है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो फरवरी महीने में भारत की यात्रा पर आएंगे और उनकी ये यात्रा 19 से 21 फरवरी तक हो सकती है। दोनों नेताओं ने बातचीत की है फोन पर और हाल ही के सालों में भारत और दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध काफी मजबूत हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने लूला डी सिल्वा से बातचीत में ग्लोबल साउथ से साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए घनिष्ठ सहयोग आवश्यकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ये जल्द ही भारत में ब्राजील के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए वो काफी उत्सुक है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत हुई है और दोनों नेताओं ने साझा चुनौतियों से निपटने में सुधारी बहुपक्षवाद के महत्व पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रपति से बात कर उन्हें खुशी हुई है और हमने भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की है जो आने वाले सालों में नई ऊंचाई को छूने वाली है। तो वहीं केंद्र सरकार ने गुरुवार को जनगणना 2027 से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें जनगणना में पूछे जाने वाले 33 सवालों की लिस्ट है जिसमें मकान, परिवार, वाहनों से जुड़े सवाल हैं। जनगणना के दौरान परिवार के मुखिया को ये जानकारी देनी होगी और इससे पहले सरकार ने बताया था कि जनगणना जो है वो 2 फेज में होगी। पहला फेज अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा जिसमें घरों के डेटा जुटाए जाएंगे और दूसरे फेज फरवरी 2027 में आबादी की गिनती से शुरू होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 8 जनवरी को बताया था कि देश में आने वाले जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किया जाएगा और हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां 30 दिन में ये काम पूरा करेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि घरों की लिस्टिंग जो है शुरू होने से 15 दिन पहले लोगों को खुद से जानकारी भरने का विकल्प भी दिया जाएगा। दरअसल जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था जो अब 2027 में होगी। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका ने WHO से खुद को किया अलग। बड़ी जानकारी दे दें आपको कि अमेरिका ने खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से अलग कर दिया है। अमेरिकी स्वास्थ्य और विदेश विभाग ने बयान जारी कर इस बात का ऐलान कर दिया है कि अमेरिका अब आधिकारिक तौर पर WHO का सदस्य नहीं है। इसके साथ ही WHO मुख्यालय के बाहर से अमेरिका का झंडा भी अब हटा दिया गया है। अमेरिका ने कहा है कि हम WHO के साथ सीमित स्तर पर काम करेंगे ताकि इस संगठन से अलग होने की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ये जो WHO इसमें शामिल होने को भी हमारी कोई योजना नहीं है और हम ना ही दोबारा इसमें शामिल होना ही है। अमेरिका ने साफ कहा है कि हम बीमारियों की निगरानी और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बजाय अन्य देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिका ने यह भी कहा है कि उसका ये फैसला कोविड-19 महामारी के प्रावधान में संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी की विफलताओं को दर्शाता है। अमेरिका ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब 1 साल से लगातार ये चेतावनी दी जा रही है कि इससे अमेरिका और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को नुकसान पहुंच सकता है। अमेरिका ने संगठन से बाहर निकलने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सीमित स्तर पर WHO के साथ काम करने की बात कही है। तो वहीं इंदौर संभाग में दूषित पेयजल की समस्या जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि कई जगहों पर दूषित पानी पीने से अब तक 25 से ज्यादा लोगों की जो तबीयत है वो बेहद ही खराब हो गई है। इनमें से 9 लोगों की हालत देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस दौरान देर शाम अचानक इस इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी और देखते ही देखते मरीज की संख्या बढ़ने लगी है। सूचना मिलते ही बता दें कि कलेक्टर जो हैं वो शिवम वर्मा देर रात महू पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बात की और फिर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की। क्षेत्रीय विधायक जो है उषा ठाकुर ने भी देर रात अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और संक्रमित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद से महू में बता दें कि लगातार पानी की सप्लाई जो है उसको देखते हुए जांच पड़ताल की जा रही है। पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं अहमदाबाद में 12 जून 2025 को क्रैश हुए एयर इंडिया के बोइंग
787 विमान में पहले से कई गंभीर तकनीकी दिक्कतें थी। 4 साल पहले प्लेन में आग भी लगी थी और इसके बाद से अब जो दावा किया जा रहा है कि फाउंडेशन फॉर एविएशन सेफ्टी ने दावा किया है कि विमान में इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल होने के बाद से एक के बाद एक कई सिस्टम बंद हुए थे। हो सकता है कि यही हादसे की वजह बने। विमान टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद अहमदाबाद के रिहायशी इलाके में गिरा था और इस हादसे में 270 लोगों की मौत हुई थी। सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा था। FAS के मुताबिक ये बोइंग 787 विमान 2014 से उड़ानों में इस्तेमाल हो रहा था और इसके बाद से उस समय बड़ा दुर्घटना हुई थी जिसमें 270 लोगों की जान चली गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में एक बार उड़ान के दौरान विमान में आग भी लगी थी। संभावना है कि इस विमान के अंदरूनी सिस्टम को नुकसान पहुंचा था। FAS का कहना है कि ऐसी घटनाओं को जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने बड़ा बदलाव कर राज्य सरकार ने पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार संजीव शुक्ला को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर जो है उसने नियुक्त किया गया है। वो अब जो है IGP रैंक के अधिकारी हैं और रायपुर अर्बन पुलिस जिला उनकी कमान में रहेगा और इस फैसले के साथ ही रायपुर में पारंपरिक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिस्टम समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी, जिसे अब अमल में ला दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत रायपुर जिले को 2 भागों में बांटा गया है। रायपुर अर्बन और रायपुर के साथ ही अर्बन पुलिस जिला कमिश्नरेट सिस्टम के अंतर्गत काम करेगा और जबकि रायपुर जो है अब रूरल पुलिस जिला SP के अधीन रहेगा। तो वहीं पिछले कुछ दिनों में फ्लाइटों को बम से उड़ाने की धमकी से जुड़े मामला अब लगातार बढ़ गया है और अभी 18 जनवरी को ही दिल्ली से सिलीगुड़ी के बागडोरा एयरपोर्ट जा रही इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली और अब ऐसा ही हुआ है इंडिगो की दिल्ली से पुणे जा रही फ्लाइट के साथ। दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2608 को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इंडिगो ने बयान जारी करते हुए कहा है कि एयरक्राफ्ट के टॉयलेट में हाथ से लिखा हुआ एक नोट मिला। हाथ से इस नोट में फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इस फ्लाइट को पुणे एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा दिया गया है और सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में सूर्योदय के साथ ही बसंत पंचमी के यज्ञ की शुरुआत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से मिले निर्देश के बाद ही हिंदू पक्ष अखंड पूजा कर रहे हैं और मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच सीमित संख्या में निश्चित जगह पर नमाज पढ़ने दी जाएगी। सुरक्षा के तौर पर धार में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर तैनात हैं और 13 SP रेंज के अधिकारी मौके पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं 25 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिसकर्मी सहित 8 RF और साथ ही CRPF भी लगातार वहां पर तैनात है और कुल मिलाकर धार भोजशाला में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। धार जो है वो पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है। भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक लगातार बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाएगा और अब से कुछ ही देर पहले बता दें कि यहाँ पर भोजशाला के अंदर भगवान की मूर्ति ले गई थी, जिसके बाद से यहाँ पर जो हिंदू हैं वो लगातार पूजा कर रहे हैं और जिसके बाद से 1 बजे के बाद से जो मुस्लिम समाज है वो नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद से पूजा की अगर बात की जाए तो तेल चित्र को भोजशाला के भीतर स्थापित करने के बाद से आज दिन भर पूजा होगी, अखंड पूजा होगी, महाआरती होगी, धर्म सभा और शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया है और ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। मीडिया को भोजशाला के बाहर ही रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत लोगों को सीमित संख्या में दोपहर 1 से 3 बजे के बीच भोजशाला परिसर में एक निश्चित स्थान पर नमाज भी पढ़नी होगी और प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि अखंड पूजा भी होगी और नमाज भी पढ़ा जाएगा। भोजशाला में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके बाद से वो लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे में भक्तों का कहना है कि आज जो है अखंड पूजा हो रहा है और यहाँ पर अखंड पूजा होनी भी चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से एक तरफ जहाँ पर हिंदू समाज है वो लगातार पूजा करते हुए दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज जो है वो नमाज पढ़ेंगे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।